इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का सभी दोस्तों को नमस्कार। मैंने पिछले 4 वीडियोस में, पहले वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और उसके बाद 3 वीडियोस में यूनियन बजट 2025-26 का को डिस्कस किया था। अब आज ये मैं इसमें सीरीज में लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसको मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट प्रपोजल बी बजट एस्टिमेट्स 2025-26 और बी आर ई रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 इन 3 को मिला कर तो रिवाइज एस्टिमेट में तो 3 महीने तो बचे हैं ना। से ये जो खाता है ये तो सिर्फ खाली नवंबर तक का ही है ना, तो 4 महीने का तो भी है ना इसमें रिवाइज एस्टिमेट्स में। और बजट एस्टिमेट्स है वो तो लफाजीबाजी है, जब पार्लियामेंट से पास होगा तो देखा जाएगा। तो इसलिए खैर मैं फिर भी तीनों को मिलाकर देख लेता हूँ और मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2023-24 के भी रिवाइज एस्टिमेट से बजट से। तो पीछे एक कदम पीछे भी मुड़ के देख लें, मुझे क्या दिखाई देता दोस्तों, समझने की जरूरत है। जो 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे है वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है, बिना इन्वेस्टमेंट के तो इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं हो सकती। तो इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए 5 ट्रिलियन का जो मोदी ने नारा दिया था कि 2025 तक हो जाएगा, वो 3.5 ट्रिलियन ही हुआ। झूठा साबित हुआ, मक्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे रीज़न होता है, नहीं होती तो उसके पीछे रीज़न होता है। अगर जो नियत साफ हो तो सब कुछ ठीक है, नियत में धोखा है, मक्कारी तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो जो 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे था और 24-25 का बजट जो अभी 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा, उसमें मेन जो थीम थी वो थी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। तो ये तो कंगले स्टेट भी और सेंटर भी, इनके पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए है नहीं। प्राइवेट इंडस्ट्री वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, ये कहते हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो इन्वेस्ट करे। वो इन्वेस्टमेंट करता नहीं, डर के मारे कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों को भेजेंगे, सीबीआई वालों को भेज देंगे, इनकम टैक्स के छापे लगवा देंगे कि भैया इलेक्शन फंड में पैसा दो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा दो, पीएम केयर फंड में पैसा दो। अरे भाई इतनी कमाई थोड़ा है। 60% पैसा बीजेपी को गया, 40% बाकी पार्टी को भी गया। और जो बिजनेसमैन देता है तो उसका तो टोटल जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, उसके बिना तो कोई बिजनेस ही नहीं समझ में आता है। तो वो सब तालमेल बिगड़ जाता है, कदम ताल नहीं हो पाता, त्रिशंकु बन जाता है। इन लोगों का तुम भाड़ में जाओ, मैं तो इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर ने तो अपने कदम जेब में जो पैसा है मेरा मैं इधर उधर कर दूंगा, बहुत फॉरेन कंट्री हवाला के थ्रू भेजूंगा, इसके थ्रू हवाला में भी तकरीबन 10-15-20% खर्चा हो जाता है। हवाले के थ्रू रूट बैक करने के लिए, राउंड ट्रिपिंग के लिए तब 30% का खर्चा हो जाता है, जो शेल कंपनियों के थ्रू करते हैं। तो इसलिए आप या तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से छापा पड़वा लो और उसे उनका पता उहाई करना होता है कि किसको कितने को बंद हो किया है। ना अनिल अंबानी को बंद किया, ना गौतम अडानी को किया, और जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला था वो तो अब तो खैर बेचारा खुदा को प्यारा हो गया, भगवान को पास, धीरू भाई अंबानी। अब उसका बेटा मुकेश, एक बेटा अनिल को भी लूट खाया। उसने मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया, 30 लाख करोड़ दे दिए बैंकों से लोन लेकर, डिफॉल्टर हो गया, कंगला हो गया।
वो एक था रुइया, इसार स्टील वाला, जो ये 3 आदमी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोहन भागवत के पास गए थे 2013 में, और तीनों डूब गए। अंबानी डूब गया, रुइया डूब गया, इसार स्टील वगैरह सब गए उसके। ये क्या था, ये मेरे दिमाग से उतर रहा है, बुढ़ा हो गया। 3 आदमी गए थे, वो तो जेल में भी गया, पता नहीं जमानत हो गई नहीं हो गई, दोनों भाई होगी। तो यानी जिन्होंने इसकी मदद की प्रधानमंत्री बनने में, उनकी टांग तोड़ दी तीनों की। ऐसा नहीं कि मोदी ने मदद नहीं की उनकी, बहुत कोशिश की। वो बिजनेस में कंपटीशन है, बिजनेस में बड़े चालाक होते हैं, जहां जाए अनिल अंबानी को लेके जाए। रशिया गया, ये सबमरीन का था, कॉन्ट्रैक्ट देना था, वो डीजल वाली सबमरीन है। उन्होंने अपने पहले टीम भेजते हैं, आफ्टर उनका भी तो इज्जत का सवाल होता है, पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ आई उनकी टीम रशियन एक्सपर्ट्स की। इसने एक वो लिया था, वो शिपयार्ड जो था गुजरात में परचेस कर लिया था, कौड़ियों के भाव बंद पड़ा था। अनिल अंबानी ने वो कहा भाई शिपयार्ड तो होते हैं, पर टेक्नोलॉजिस्ट कहाँ है, टेक्नोलॉजी तो है नहीं। जो ये बनानी थी न्यूक्लियर सबमरीन, तो भाई LNT वाला लार्सन टुब्रो, उसके बाद था टेक्नोलॉजी और शिपयार्ड भी। उसको दे दिया, ये लट्टू आ गया, अपसेट हो गया। फिर तो राफेल हवाई जहाज के लिए लेके गया था फ्रांस, पर अंबानी, अरे ये अंबानी कौन सा था, ये अनिल अंबानी था, मुकेश अंबानी नहीं था। ये राहुल गांधी पूरा नाम ही नहीं बताता, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, चोर का नाम छोड़ दिया था। वो जो लेके गया था कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग का ठेका जो है इंडिया में, इसको अनिल अंबानी को देना। मुकेश अंबानी तो रिफाइनरी में बैठा है, वो तो डिफेंस प्रोडक्शन में है ही नहीं, ये कदम रख रहा था। तो राहुल गांधी ने हल्ला मचा दिया, और फ्रांस वालों में टांग पीछे खींच लिया, अपने कदम वहाँ पे ले लिया। मोदी भी डर गया, जान छुड़ानी मुश्किल हो गई राफेल वाले मामले में। तो अडानी की रोटियाँ वहाँ पे भी डूब गई। अब लार्सन टुब्रो वालों के पास क्यों था कि जब ये 1991 में रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वहाँ जो इंजीनियर्स थे, नेवल के वाइस एडमिरल थे, जो ये न्यूक्लियर सबमरीन के इंचार्ज थे, तो अब वो बेरोजगार हो गए। तो उस जमाने में PV नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजिस्ट को जो था, प्राइवेट कंपनी से क्या सरकार की तो औकात नहीं है, तो LNT वालों ने, जो अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, क्योंकि USSR का सबमरीन फ्लीट जो था वो यूक्रेन बेस्ड था, तो और जो उन्हें वाइस एडमिरल साहब थे, उनको अप्लाई कर लिया LNT वालों ने, और कुछ टेक्नोलॉजी से अप्लाई कर लिए। बेरोजगार थे, इनको तो रोटी के लिए पैसे चाहिए, तो इसे दे दी LNT वालों ने, बहुत बड़ी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो सबमरीन बनाने का न्यूक्लियर उनको मिल गया ठेका। अनिल अंबानी फिर झुंझुना बजाते रह गए, राफेल का भी नहीं मिला, क्या किया जाए। मैं इंदौर गया था 2014, दिसंबर 2014 में, एक सेमिनार में। मैं ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे जो बैंक देते हैं लोन, तो मेरा रिसर्च पेपर था, मैं कहा लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे आप नहीं दे सकते लोग। CAG ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट थी उसमें। तो खैर मैंने रिसर्च पेपर लिखा वहाँ अपना, मुझे 10 मिनट अलॉट किए थे, पेपर लिखने में तो लग गया मुझे 15 दिन। स्पीक करने के लिए 10 मिनट ही दिए मुझे वहाँ इंदौर में सेमिनार में। खैर घर में फोटो लग रहे हैं उसके, 10 मिनट में नटशेल में बता दिया जो बता सकता था, बाकी तो पढ़ लो अपने आप। उसके सेमिनार पेपर में पब्लिश होते हैं, वो फुल पेपर पब्लिश हुआ। तो वापस जब लौट रहा था, अब उसमें 2014 में बेंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी इंदौर की, वहाँ से मुंबई आया, मुंबई से इंदौर गया।
वापसी में वही सेम रूट पकड़ा। अब वो क्या हुआ, इंदौर में वो लेट हो गई फ्लाइट चलने के लिए। एक रशियन कपल थे, लड़के लड़की यंग ही थे, दोनों बेचारे भूखे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कहीं इंदौर का छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। पता नहीं, अब तो मुझे 21 साल 11 साल पुरानी बात हो गई, अब तो शायद डायरेक्ट फ्लाइट हो गई है, पता नहीं हुई है नहीं हुई। तो वो भूखे थे, तो मुझे उन्होंने चलते टाइम जो था गिफ्ट में दिया था कुछ खाने का, नमकीन वगैरह। इंदौर में बड़ा मशहूर है ये खाने पीने का, चाट पकौड़ी, समोसे और जलेबी। वो पता नहीं क्या था उसमें पैकेट में, तो मैंने उनको दे दिया, भाई आप, वह कंटिन्यूटी तो दिखाई नहीं देती मुझे तो यहाँ। उन्होंने कहा तो पहले तो बड़ी शर्मंदगी हुई ने, ये लड़के थे मियाँ बीबी, पता नहीं मियाँ बीबी थे, ऐसी लव एंड रिलेशनशिप में थे, भाई तो मुझे जानने की ज़रूरत क्या है कैसे भी थे। हाँ, मेल फीमेल थे बस, भले लड़के थे, स्लिम, ब्यूटीफुल, हैंडसम। तो मैंने उनको खाने दे दिया, उन्होंने शर्मा शुरू के वो ले लिया मुझसे पैकेट। तो उन्होंने आधा तिहाई जो उनकी इच्छा थी खा लिया। पता नहीं वो अच्छा लगा नहीं लगा, मुझे पता नहीं, वो नमकीन वगैरह था उसमें। तो पानी भी पी लिया उन्होंने, पानी की बोतल तो मिल रही थी वह। तो ऐसे में उससे बातचीत चल पड़ी। तो उसने बताया जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो कैसे हुआ, फौजियों को छुट्टी भेज दिया, 1 महीने की छुट्टी होती है, 1 साल की छुट्टी दे दी, फिर 1 साल की वो एक्सटेंड कर दी। और भाई तनख्वाह तो चाहिए, सैलरी। अब उनका कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, तो लौट के अपनी जहाँ पे यूनिट थे वहाँ पे यूनिट नहीं है, तो तनख्वाह कहाँ से मिले। अब बगावत ना करे, इसको छुट्टी भेज दिया था, अपने गाँव चले गया। तो जो वाइस एडमिरल थे नेवी की फ्लीट के, सबमरीन, न्यूक्लियर, उनको जो था इसने लासन टुकड़ों ने अपने यहाँ नौकरी दे दी। और जो सबमरीन की स्टील है, वो जो था, वो लड़का जो था, वो भिलाई स्टील प्लांट, ये रेल की पटरी बनाने के लिए स्टील का लगा था प्लांट नेहरू के टाइम में 56 में, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया भिलाई स्टील में। तो उसने जो मेरी बातचीत उसने बताया कि भाई मेरे जो चाचा है, मेरे फादर का छोटा भाई, वो तो लासन टुकड़ों में है, उसका सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के इंचार्ज है, उस यूनिट के हेड। और मैं इसमें भिलाई स्टील में सबमरीन ग्रेड की स्टील बनाने में। चलो अच्छा हो गया। अब इसके अनिल अंबानी की तो हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो जो था बड़ा बिजनेस था, आधा आधा मुकेश अंबानी का हुआ था, अनिल अंबानी का। ये मोदी के पॉलिटिशियन के पहले अमर सिंह था, मुलायम सिंह का से दोस्ती हो गई, इसकी फिल्में डूब गई। क्या नाम है इसका एक्टर का, वो मशहूर है जिसकी थोड़ी दाढ़ी रखी हुई है, या क्या खोपड़ी काम नहीं देती, बुढ़ी हो गई, 80 साल हो गए, क्या नाम है वो, कौन बनेगा करोड़पति में भी आता था ना। मैं टीवी नहीं देखता, मुझे एक्टर का क्या पता चले। अमिताभ बच्चन आ गए आ गए आ गए। तो उसकी फिल्में फेल हो गई, डूब गया, उधार मांगने वाले पैसे आ गए, परेशान हो गया। तो वो जो था अमर सिंह, उसने इससे अनिल अंबानी से पैसे दिलवा दिए, उसे कर्जा चुकता हो गया। बड़ा हेल्पफुल आदमी था वो अमर सिंह, क्वालिटी थी उसमें, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनी उसकी किसी से नहीं थी, प्यारा आदमी था। तो है, इसकी बीवी को राज्यसभा का मेंबर बनवा दिया अमिताभ बच्चन की, और इसका उधार चुकता करा दिया। तो ये अनिल अंबानी वहाँ पे डूब गया, कुछ चूना लग गया, फिल्म में हुई इसकी फेल, पैसा गया अनिल अंबानी का 30 लाख करोड़। अब क्या, वो तो रिजर्व बैंक ने 10 साल में करके एक साथ 30 लाख 10 हज़ार करोड़ राइट ऑफ कर दिया। वो मेरा जो नोटबंदी बना, एक है ना किताब है, ये क्या नाम है इसका, मेरा
तो ये मेरी किंडल ई बुक है, बैड लॉस कॉज एंड क्योर। तो इसकी जो है ये अनिल अंबानी की जो एडीजे ग्रुप है, जो 30,000 करोड़ खा गया, मोदी ने उसको भाई कोशिश की बिजनेस दिलवाने, नहीं दिलवा पाया। बिजनेस कंपटीशन है ना, मोदी को क्या समझते हैं बिजनेस, कुछ नहीं। तो मैंने इसमें जिक्र किया किताब में, पढ़ लीजिए आप टाइम निकाल के कभी। किंडल ई बुक है, आप डाउनलोड कीजिए किंडल का ऐप, विष्णु कुमार अग्रवाल डालिए ना, आ जाइए, पढ़ लीजिए। तो 20% तो आप उसमें मुफ्त पढ़ सकते हैं, उससे आगे पढ़ोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, मुझे भी कुछ रॉयल्टी मिल जाएगी उसकी, आप पढ़ेंगे तो किताब की। मेरे स्टेट बैंक के अकाउंट में आ जाते हैं पैसे 3 महीने में। 5 किताबें मेरी पब्लिश है। तो यानी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर वाला तो इन्वेस्टमेंट करके राजी हैं। जो सरकारी सेक्टर है उसके पास पैसा नहीं है। उन्होंने लाडली बहना में बांट दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। मोदी ने 80-85 करोड़ का मुफ्त राशन बांट दिया, किसान सम्मान निधि में बांट दिया। तो ना सेंटर के पास पैसा, ना स्टेट के पास। तो ये देखते हैं कि स्टेट इन्वेस्टमेंट करे, स्टेट कहते हैं सेंटर करे। हम पे तो जागियां बनियान नहीं है, स्टेट वाले कहते हैं। अभी जो रेवेन्यू आ रही है, अब जो ये प्रोडक्टिव रेवेन्यू है, विद इन एस्टिमेट 2025-26 में 60% रेवेन्यू का सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जनता तो रहती है स्टेट में। 40% स्टेट को मिला। और जो ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये कहता है कि भाई स्टेट जो है वो डायनेमिक हो जाए, घोड़ा बन जाए और वो इन्वेस्ट करे। अरे भाई, स्टेट के पास पैसे आएगा, उनके सर पे तो जनता तो बैठी है स्टेट पे। पैसा तुमने 60% सेंटर ने ले लिया, 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो 40%, और ये सेंटर अकेला 60%। बी जो है बजट एस्टिमेट 2025-26 में। तो ये भाई ऐसा जुल्म हो रहा है, छीना झपटी। कहाँ विकसित भारत और किसका विकसित भारत? लूटपाट मची भी है। जिसके पास पैसा नहीं है उससे उम्मीद कर रहे हो। जो 140 करोड़ की आबादी स्टेट्स में रहती है, सेंटर में कितनी आबादी? सेंटर में तो आबादी नहीं है। तो तुमको क्यों चाहिए 60% पैसा बर्बाद करने के लिए? और भाई स्टेट वालों को बेचारा प्राइवेट सेक्टर वाला करे, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भाई इलेक्टोरल बॉन्ड तुम खरीदो, इसको ये करो, वो करो। पीएम क्या नाम है, वो क्या है, उसको पीएम फंड में दो पैसा, पीएम केयर फंड में। अरे भैया, तू मेरा कच्चा पे, मैं तो नंगा ही जाके बैठ जाऊंगा पालथी मार के गंगा के घाट पे, भगवान का नाम जपूंगा, मेरी जान छोड़ो। 80 साल को क्या मैं क्या करूँगा? 2 रोटी खाता हूँ सुबह शाम, 2 वो भी छोड़ दूंगा, हवा खाने लगूंगा, पानी पी लूंगा। और गंगा का पानी भी तो मैला है, टाइफाइड हो जाएगा। हिंदुओं ने गंगा मैली पर आई थी मैं पार्वती रोती हुई। हिंदुओं ने गंगा मैया की हत्या कर दी। अगर मैं तो दिल्ली रहता हूँ, यहाँ तो जमुना है, जमुना का भी बुरा हाल है। गंगा मैया की, जमुना मैया की सबकी हत्या करनी हिंदुओं ने। वो जो थी, वो क्या नाम है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, वो एक्टर बड़ी ब्यूटीफुल थी, वो उसकी साड़ी गीली हो गई थी। मैं रामनगर का उस पर रॉक पे खड़े होकर जो गाना गाया था ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, हिंदुओं के पाप धोते धोते। तो क्या पार्वती ने अपनी दास्तान बताई थी, मुझसे सलाह लेने आई थी। अब मैं क्या सलाह दूं, मैं तो फेल हो गया। सुप्रीम नेशनल कंज्यूमर कमीशन में गया, पहले हाई कोर्ट में गया 88 में, फिर नेशनल कंज्यूमर का रिसर्च पेपर लिखा, मेहनत करके पोर्टल हर खास। उसके बाद नेशनल कंज्यूमर को क्या, पोल्यूशन तो हमारी एक ज़िंदगी कम हो गई, 1-1 लाख रुपये मुआवजा दो। हर प्लॉट अलॉटी को हमने बिहार में डीडी ने प्लॉट अलॉट किए थे ना, वो छोड़ नहीं देकर राजी जी। फिर जो मैं दोबारा गया सुप्रीम कोर्ट, पहले तो स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, वो वकेट करा के लाया। वो झगड़ा हो गया जज से सुप्रीम कोर्ट के, बड़ा भ्रष्ट था वो आदमी, शर्मा।
और 14 दिन के लिए चीफ जस्टिस बना, उसके बाद इसने बड़ा करप्शन किया और कोई इंक्वायरी नहीं। वो जब रिटायर हो गया तो हल्ला मचाया तो भ्रष्टाचार इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई इंक्वायरी नहीं। मॉल मारी उसने, कहा मेरा तो स्टे वैकेट कर दिया। फिर जब वो 3.5 करोड़ देने की बात हुई कि एमसीडी को दे दो, एक चोर दूसरे चोर को दे दो, हमें खुशी नहीं दिया, जिंदगी कम हो गई। मेरी नहीं, आपकी भी हो गई दोस्तों, सबकी हो गई। तो मैं जब दोबारा गया जी, ये उनका भी दे दिया काफ़ी है। मैं कहा इस 3.5 करोड़ डीडी ने एमसीडी को दिया है, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। कहते नहीं ये ठीक हो, आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो गया? अब रो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, पोल्यूशन। अब जब मैं गया था तो 1-1 लाख रुपये दिलवा देते, ऑर्डर कर देते, तो सबके कान खड़े हो जाते। ये भैया ये दिल्ली वाले को 1-1 लाख रुपये दे दिया यमुना विहार वालों को, तो सारे दिल्ली वाले अपना कच्चा पजामा छोड़ के आके नंगे हुए खड़े होंगे, हमें भी दो। जब दिल्ली वालों को सबको 2 करोड़ आदमी को, तो पूरे हिंदुस्तान के आदमी आ जाएंगे। पोल्यूशन तो सभी शहरों में हो रहा है। तो शायद मगर उन्होंने इंसाफ नहीं किया मेरे साथ। मैंने बहुत मेहनत की मुकदमे में, 6-6.5 साल लड़ता रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं को वकील छोड़ना हूँ। चलो, तो खैर यानी कि ये जो है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और ये बजट एस्टिमेट्स भी 25-26 और 24-25 का देख रहे, कुछ नहीं होने वाला। कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी 100 साल पाइप में लगा करो। मोदी कह रहा है 2047 तक विकसित भारत है, तो कुत्ते की तुम 2047 तक टेढ़ी की टेढ़ी हो रहेगी। 10 साल से तू प्रधानमंत्री बना, 10.5 साल से, अब तक तो तू कुत्ते की तुम सीधी नहीं कर पाया। विकसित भारत कहाँ से कर देगा? ये सारे पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी, इनके झंडे डंडे अलग अलग हैं, एक दूसरे को चोर बताते हैं, मैं है चोर सबके सब, बदमाश निकम्मे, किसी को कुछ नहीं आता। तो मैं अब ये 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे और 25-26 का बजट एस्टिमेट्स, मैं इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ आज। इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी जब ये सेकंड लेग होगा इसका, दूसरी टांग पे खड़ा होगा पार्लियामेंट। एक टांग तो अभी टूट जाएगी इनकी, फिर आराम करेंगे ये। जो तू मैम हुई है इनकी, तुक्का फजी थी, पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला हुआ है, वहाँ पता नहीं कितने आदमी मर गए, 1000 मर रहे हैं, लाख मर रहे हैं। संगम में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो ऐसे झंझट में पड़ता नहीं। तो मैं एक दफ़ा गया था कुंभ हरिद्वार, तो मेरा भाई कहने लगा, मैं तो सड़क आश्रम में ठहरा था, जगह ही नहीं मिल रही थी, बड़ी भीड़। तो मैं गीता भवन में ठहर गया, मुझे सेपरेट रूम नहीं मिला, तो कॉमन था उसी में पढ़ के सो गया। क्या करूँ, मजबूरी है, दर्री पे सो जाता था। तो मेरा छोटा भाई गया था, विष्णु को तुम संगम थोड़ा ना गए थे? संगम तो हर की पैड़ी है हरिद्वार में, जो वहाँ डुबकी लगाए। अब क्या कहूँ भाई को अपने, मेरा प्यारा भाई है, सारे जिनके साथ साथ चले हम, उसकी बात मान लेता हूँ, जवाब नहीं देता उसे। छोटा भाई है, नाराज तो नहीं कर सकता ना छोटे भाई को भी, अपने प्रेमी है। अब हम बात कर रहे हैं, दुनिया में 2 ही जने तो बचे हैं, बाकी तो कोई हमारी सुनता नहीं, ना उसके बच्चे उसकी सुनते, ना मेरे बच्चे मेरी सुनते हैं। क्या करे, बीबी दोनों की मर गई, जो उसको थोड़ा बहुत बचा सके। बीबी को तो थोड़ी बहुत सहानुभूति होती है ना, सुन लेती पति की बात, तो वो भी नहीं रही दोनों की। तो वो उससे 1.5 साल छोटा है, मैं 80 का हो गया, वो भी 78 में आधा बीत गया उसका भी, जुलाई में अभी हो जाएगा 79 चालू उसका। क्या करे, असलियत क्या है? जो गंगा नदी है, जो कॉटन था एक इंजीनियर ब्रिटिश, जो 1823 में अकाल पड़ा था, इंडोनेशिया में वोल्केनो
इरप्शन हुआ था, उसकी जो धूल थी वो 3 मील तक ऊपर गई थी आसमान में, और जो उसकी ऐश थी वो हवा में बह के इजिप्ट तक गई थी, वो वाया हिंदुस्तान गई थी। अकाल पड़ गया है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बड़ा हल्ला हो रहा था, रॉयल चार्टर कैंसिल करो, ये करो वो करो। क्या उसने कुछ MP वगैरह को, आपको पता ही बिजनेस में सब रिश्वत दे दवा को पटा लेते हैं। तो फिर जो मिनिस्टर रहे थे उनको भी कुछ दिया। जो क्राउन था वहाँ, किंग था, कोई क्वीन था, पता नहीं कौन, 1924, उसको भी बड़ी गिफ्ट दी। मामला निपट गया वार्डन से। तो 1858 में वो जो जमुना पे बैराज बनाया था ना हथनी कुंड में, वो कैनाल जो थी ये जमुना पे 1858 में ओखला पे वियर बन गया था। आज भी पत्थर पे एंकरेज हुआ लगा हुआ है। ऐसी गंगा का अपर गंगा कैनाल जो इधर से निकलती है राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से गंगा के लोअर गंगा कैनाल। आप जो ये चंडी घाट है हरिद्वार में, वहाँ से जमुना क्रॉस फॉल्स वाले रास्ते से जाइए, वो कैनाल के साथ साथ बड़ा ब्यूटीफुल सीनरी है। एक दफ़ा तो मुझे हाथी भी खड़ा दिखाई दे गया था वहाँ। जो वहाँ पे वो सेंचुरी है ना, राजा जी सेंचुरी, तो उनमें हाथी दिखाई नहीं देता है। क्या उसने मुझे कुछ ना, मैंने उसको छेड़ा ना उसने मुझे छेड़ा। मैं अपनी आस्था से कार निकाल के ले गया आगे, बच्चे मेरे साथ थे, उसने मेरा पीछा नहीं किया। हाथी भी शरीफ आदमी होता है जैसे हम शरीफ आदमी हैं। तो वहाँ पे जो चिल्ला रेगुलेटर बना है, तो मैं उधर जो पुरानी रोड होती थी हरिद्वार ऋषिकेश वाली, मैं उस साइड से दूसरी साइड से गया जमुना के लेफ्ट बैंक से, और वहाँ जाके पहुँच गया। तो मैं वहीं नहाया। तो गंगा तो जो है उसकी हत्या जो चिल्ला रेगुलेटर बना हुआ है, जहाँ से अपर गंगा कैनाल और लोअर गंगा निकलती है, सारा पानी तो वहाँ खत्म हो गया, गंगा का हत्या हो गई। उसके आगे तो गंगा है ही नहीं। लेफ्ट जो है जो मुरादाबाद साइड में जाती है लोअर गंगा कैनाल, उधर पानी जाओ। जो राइट वाली है अपर गंगा कैनाल, वो कैनाल का पानी आता है हर की पैड़ी पे, तो कैनाल का पानी है। और जो चंडी घाट को जाते हैं, पहले तो नाव से क्रॉस करते थे, अब तो पानी नहीं है नीचे, सारा पानी तो कैनाल में डाइवर्ट कर दिया। वहाँ सूखा, पैदल क्रॉस कर लीजिए, अपने कुत्ते को भी ले जाइए। मैं भी अपने कुत्ते को ले जाता था अपने साथ। तो वो चंडी घाट वाला पुल पार करिए, आपको नीचे एक इंच का एक बाल्टी पानी नहीं दिखाई दे, मग्गा पानी नहीं दिखाई दे। बाल्टी तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं गंगा में कहाँ डुबकी लगाऊं? जो भाई मेरा कह रहा है कि हर की पैड़ी पे है कुम, तो और हर की पैड़ी पे तो कैनाल है, गंगा ही नहीं। गंगा कैनाल है पर गंगा कैनाल, वो ऐसे को डाइवर्ट करके घुमा के और फिर उसमें डाउन स्ट्रीम में जो है कनेक्ट कर दिया उसको, वो अपर गंगा कैनाल में। तो वो तो बचा ही नहीं कुंभ, वहाँ पे हरिद्वार में धोखा दे रहे हैं बेईमान। और मेरे भाई जो वैसे वो भी सिविल इंजीनियर है बेचारा, जैसा मैं, वो मुझसे ज़्यादा काबिल है। उसको इंजीनियरिंग मुझसे ज़्यादा नॉलेज, वो CPWD से रिटायर हुआ था। वैल्यूएशन भी उसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की। इज वेरी गुड। उसके सामने मेरी तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, मेरे छोटे भाई के सामने। तो कहता मैंने सबसे ज़्यादा फैमिली में कुंभ अटेंड किए। मैं कहा भैया ठीक है भैया, तुम बड़े महात्मा, मैं तो पापी हूँ, पापी होकर चला जाऊंगा इस दुनिया से। तो हरिद्वार में गंगा तो बची नहीं, नहर बची है। तो वो तो चिल्ला रेगुलर से पानी रुक गया। तो डुबकी कहाँ लगाओ? नहर में लगानी है तो कहीं भी लगा लूँ। तो भाई वह मान देता हूँ उसकी बात, माननी पड़ती है, मुझे माननी चाहिए। वो भी खुश, मैं भी खुश। मैंने उसकी बात काटी नहीं, जवाब नहीं दिया। एक चुप सौ में दादी कहती थी
चंपा देवी, मेरी दादी का नाम था चंपा देवी, 86 की एज में मरी थी वो हमें शिक्षा दे गई अपने पोतों को, अपने ग्रैंडसन को, कि बेटा एक चुप 100 को हरा है। तो मैंने जवाब नहीं दिया, वो भी खुश, मैं भी खुश। मैं नहीं चाहता मेरा भाई हारे। बड़ा बुद्धिमान आदमी है, हम भाई से ज्यादा दोस्त हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं दोनों, पर थोड़ा वो सीरियस माइंडेड है। मैं लफाजिया हाँकने वाला हूँ, जॉली। तो यानी कि अब ये जो वहाँ गए प्रयागराज के कुंभ में, वहाँ गंगा है का, वहाँ से जो सारा पानी तो अपर गंगा कैनाल और यमुना कैनाल में, लोअर गंगा कैनाल में निकल दिया, चिल्ला रेगुलेटर से अप स्ट्रीम ऑफ अबाउट 4-5 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ हरिद्वार। और उसके बाद जो फिर राम गंगा आके मिल जाती है ये बिजनौर में, वो बैराज जहाँ बन जाता है, मैं भी उसकी साइट सिलेक्शन में टीम में इन्वॉल्व था हसनापुर में। तो वो सेंट्रल वाटर कमीशन वाले आए थे, इंजीनियर, मगर जो हम देख के आए उससे कुछ 6 किलोमीटर पश्चिम में बना है। तो वहाँ तो ये साइड के जो नाले हैं, सीवर हैं, और एक रामगंगा जो है, जो तराई से, नैनीताल की तराई से आता पानी, वो ये शुद्ध पानी। बाकी तो नाले हैं, पतनाले, वो बिजनौर में आकर रुक गया पानी। हरिद्वार वाला पानी नहीं है, वो अपृष्टि वाला, वो तो रुक गया, खत्म हो गया, सारा पानी 100% डाइवर्ट कर दिया। अब बिजनौर से वहाँ रोक के पानी है, मध्य गंगा कैनाल निकाल दी। मैं गया था, भी मेरा बेटा आया था, बेटा बहू पोता, तो उन्हें मैं परिषदगढ़, जो राजा परिषद जो अर्जुन के पोते थे, उन्होंने बताया था कि हस्तिनापुर बहुत खून खराब हुआ, नया शहर बना लिया था परिषदगढ़, तो उनको वो दिखा कर लाया था। फिर वहाँ से हस्तिनापुर निकल गए वापस में, तो मैंने देखा कि मध्य गंगा कैनाल बन गई। मैं तो वहाँ 68-70 में था ना, ये सब बाद में डेवलपमेंट हुआ है। तो लिखा हुआ था बोर्ड, उसमें कैनाल में 2 बूंद पानी नहीं, तो वो पानी फिर इरिगेशन में चला गया। अब उसमें यानी कि पानी तो 1 चम्मच पानी नहीं है गंगा का, वहाँ पे इलाहाबाद में, जहाँ ये पता नहीं कितने हजार लाख आदमी मर गए, है का पानी गंगा का, वो तो हत्या हो गई वहीं पे। और अब तो टिहरी बैंक बन गया। मैं एक तो टिहरी डैम बनने के बाद गया वहाँ पे नहाने, वो जाता रहता था साथ। तो वहाँ मैंने देखा कि वो डुबकी कैसे लो, पानी नहीं है, पानी मुश्किल तो 2-2.5 फुट, मैं 5 फुट 9.5 इंच का आदमी, और 2 फुट पानी में कैसे डुबकी लाऊं, बड़ी दिक्कत थी। खैर जैसे तैसे नहाना है तो नहाना ही है। तो गंगा तो खत्म हो गया, वहीं पे नहर बन गई रिवर से। फिर ये जो बाकी मध्य गंगा कैनाल से निकल गया बिजनौर से, हम लैंसडाउन गए थे वहाँ, तो उस बैराज के ऊपर रोड बनी हुई है, उससे 3 दिन रहे थे वहाँ लैंसडाउन। अच्छी ब्यूटीफुल जगह है, हिल स्टेशन है, कैंटनमेंट है इसका, गढ़वाल राइफल्स का नहीं, गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर का वो सेंटर है वहाँ, आर्मी का, इंडियन आर्मी का। तो वो देखा हमने वहाँ। अब क्या किया जाए, ये गढ़वाल रेजिमेंटल जो आर्मी थी, यूनिट्स थी, फर्स्ट वॉर में फ्रांस गई थी लड़ने के लिए जर्मन फौजों से। तो उनके जो मीदर वगैरह था, उनके बंगले वो मर गए वहाँ पे, और लाहौर पर तो वहाँ वो कहते भूत बंगले बन गए। यहाँ से आवाज़ें आती हैं रात को औरतों के चीखने चिल्लाने की, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। वो सब MBS ने गवर्नमेंट एक्सपायर कर लिए, अब ये आर्मी का ऑफिसर्स उनको अलॉट कर देते हैं। ओ मैं तो सारा सब बोर्ड पढ़ता गया, अपने पोते पोती को पढ़वाता चला गया, हंसता रहा। तो है फिर जब ये पानी तो यानी कि राम गंगा जो गाना गाया मंदाकिनी ने, अब तो दाऊद इब्राहिम की बीबी है शायद, वो मेरठ की थी, ये मंदाकिनी जो थी
मगदानी उसका फिल्मी नाम था, वैसे तो मुस्लिम लेडी थी पर थी ब्यूटीफुल। मैंने पिक्चर देखी थी, वो राम तेरी गंगा मैली हो गई, वो सारे कपड़े भीगे रहे, बड़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी भीगे कपड़ों में। उसने ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं पहनी थी बराबर। आप देखने पूरा फिल्म तो अभी आप देख सकते हो। तो राज कपूर की थी वो फिल्म, वो फेल हो गई बॉक्स ऑफिस पे वो भी। राज कपूर घाटा हो गया था उसमें भी। तो खैर अब ये तो मुझे तो ये नाले चबच्चों का पानी है संगम पे, अनट्रीटेड सीवरेज। आज मोदी भी, आज 5 तारीख के वोट पड़ गए दिल्ली में, मोदी जी इसमें संगम में डुबकी लगाने गए हैं उस पत नाले में कि भैया जिससे बीजेपी को वोट मिल जाए भगवान के नाम पे, गंगा मैया के नाम पे। पता नहीं पब्लिक ने दिए नहीं दिए। मेरा तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया कमबख्तों ने, मेरा नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया मोदी अमित शाह ने। मैं दोबारा उसको लिखवा के आया और किसी ने कह दिया ये तो कभी कभार ही आता है यार, मैंने अपने बेटों के पास चलाया था, कभी बंगलौर चला था, अभी ये 2 महीने से गया हुआ है। वहाँ परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए ना, नहीं डाला ना डालो, क्या कर सकता हूँ। तो ये सब बात बेमानी हो गई, यानी धर्म भी गलत और कर्म भी गलत। अरे एक तो अच्छा हो जाए ना, इकोनॉमिक सर्वे सपोर्ट करता है किसी चीज़ को, विकसित भारत को, ना बजट एस्टिमेट 2025-26 के सपोर्ट करते हैं। अब ये इस महीने बैठे कि चीन इन्वेस्टमेंट दे दे, हमें दे देगा। श्रीलंका को दिया है ना उसने भी, ऑयल रिफाइनरी लगा रहा बहुत बड़ी, और वो इंडिया से नहीं पोर्ट करेगा पेट्रोल डीजल। और फिर वो ये पेट्रोल कॉम्प्लेक्स वो लगा देगा जो इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक बनेगा, दुनिया भर के होते हैं, या ड्रग्स बनती हैं आर्टिफिशियल सिंथेटिक ड्रग्स वो बनती हैं, और नशे की भी बनती है। अंकलेश्वर में बन रही है गुजरात में, मोदी बनवा रहा है ना वहाँ पे, बड़ी महंगी मिलती है, बहुत तगड़ा नशा होता है उनमें, सिंथेटिक ड्रग्स में। तो वहाँ पे उसका भी कारोबार कर देगा वो, हमें थोड़ा ना बताएगा जो उसको करना वो कर रहा है। हमारी सलाह कौन मानता है? यही नहीं मानते हिंदुस्तानी, और चीन वाला क्यों मानेगा? और जिपिंग केमिकल इंजीनियर है वो, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, वो मेरी बात क्यों मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो क्या ना माने हमारी बला से, कम तो 80 साल के हो गए, वो तो भी 73 साल का है, नहीं 71 का है, 71 का। मोदी 73 का, ये मुल्ला का दाढ़ी वाला जो है वो, किसी ने हमारी बात मानी नहीं है, सलाह ना माने। तो वो जब इन्वेस्टमेंट जैसे रहा श्रीलंका में, तो उसको 99 ईयर्स के लीज पर जमीन दी है ना। अब जो स्टेट वाले कहेंगे भी तुम हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा लो, वो कहेगा भैया मुझे 99 ईयर्स की लीज पर जमीन दो। कौन सा स्टेट देगा? वो मोदी नहीं देने दे कि वो तो 99 ईयर्स की परपेचुअल लीज कहलाती है, हमेशा के लिए मालिक बन गया, जैसे हांगकॉन्ग का इंग्लैंड बन गया था। 99 ईयर्स में मैं भी मर जाऊंगा, मोदी भी मर जाएगा, पता नहीं कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा। दोस्तों अगर आपको आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखो आप कि कौन जिएगा, उसको जो आपको अंदाज लगे ना कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए, जो 99 साल अगले जिएगा। भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे तो कुछ मज़ा नहीं आया। जैसे मुझे जो हिंदी में मेरा हाथ कमज़ोर है, तो मैं बहुत सी चीज़ें इंग्लिश में लिख के और वो डाल देता हूँ इस पर गूगल पे, और ट्रांसलेटर है ना उसका, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो इंग्लिश में डालता हूँ तो हिंदी में वो ट्रांसलेट कर देता है मुझे ट्रांसलेटर। वो उसकी जो हिंदी होती है मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे तो लटके झटके वाली चाहिए ना, ऐसे थे नच्छियाँ है लैंग्वेज हिंदी, वो ट्रांसलेट तो कर देता है, वो मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। तो फिर मैं क्या करूँ कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके गूगल की हेल्प से, तो फिर जब मैं अपनी किताब लिखता हूँ
तो मैं अपने आप अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, गूगल वाली नहीं करता, क्योंकि उसमें लटके झटके नहीं होते हैं। आलो अवरो जो गाना गाते हैं, अवरो ऊंची आवाज़ जाए, आरो नीचे आए आवाज़, तो म्यूजिक यही होता है ना क्लासिकल म्यूजिक में, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। वो डीडी भारती पे आता है, मैं कई घंटे देखता रहता हूँ उसे, और कुछ नहीं देखता टीवी, बेकार है टीवी। तो अब मैं जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो थी, मैंने मेरे बेटे ने कहा पापा कंटेंट पहले उससे आप करो। मैं कहा अच्छा, उसने मुझे बताया कैसे करते हैं। मैंने 2-3 दफ़े किया। वो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो टेक्स्ट आ रहा है उसमें लिखा हुआ, वो जो मेरी भाषा, वो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ने में। मैं तो जो एक्सटेम्पोर बोलता हूँ मुझे उसी में मज़ा आता है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सब आर्टिफिशियल मत तो नेचुरल इंटेलिजेंस है, हमें आर्टिफिशियल की क्या ज़रूरत है। तो मुझे तो अपने नेचुरल इंटेलिजेंस में मज़ा आता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्स्ट आता है ना, चाहे इंग्लिश का ही देखा मैंने, तो मुझे मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने 2-3 दफ़े ट्राई किया, मुझे नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। मैं कहा ये जो पागल हो रहे हैं जिनके पास नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, इनको मतलब तो इनको इस्तेमाल करना है, मैं नहीं करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।